दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 802 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2026 के लिए रहेंगे, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है, समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी शब्द का जनक किसे माना जाता है। तो समाज शास्त्र जो है, इसके जनक माने जाते हैं अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पूरा नाम और मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो एनसीईआरटी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद है 21A। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है डीपीईपी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म बताइए। तो डीपीईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान संविधान का अनुच्छेद 21A, 45 और 51A के किस मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आपको ये बताना है कि ये किस मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें 21A अभी हमने चर्चा की थी। 21A जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अगर हम 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 जो है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। और 51A की बात करें तो ये मौलिक अधिकार जो है यह कहता है कि माता पिता या अभिभावक का यह मूल कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलवाएं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कि आपसे मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो कौन से वर्ष में प्रारंभ हुई थी? सभी को पता होगा कि यह 1995 में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे किस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग। 1964 से 66 को कोठारी आयोग कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है नवोदय विद्यालयों की स्थापना किस शिक्षा नीति के तहत की गई थी? तो ये शिक्षा नीति थी 1986 की। उसके तहत जो है इसकी अ, स्थापना की गई थी, या फिर बोल सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो है नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो सभी को पता है कि जो फॉरवेल हैं वही इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है शिक्षा के द्विध्रुवीय प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, शिक्षा जो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है ये दो पक्षों में होती है, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये होती है, इसीलिए इसको द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें। आधुनिकरण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। कोई भी आप दो विशेषताएं लिख सकते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है आधुनिकरण के कारण, तकनीकी एवं औद्योगिक प्रगति होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है सामाजिक स्थिरीकरण को परिभाषित कीजिए। तो हम कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है तो उसे सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे सीमांतीकरण का क्या अर्थ है? तो सीमांतीकरण का क्या अर्थ होता है? सीमांतीकरण का ही अर्थ होता है कि जो जब किसी व्यक्ति को समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाए तो उसे सीमांतीकरण कहते हैं। अगर हम सामाजिक स्थिरीकरण को बात करें तो सामाजिक स्थिरीकरण जो है यह होता है कि समाज को विभिन्न वर्गों या स्तरों में विभाजित करने की प्रक्रिया जो है सामाजिक स्थिरीकरण कहलाती है। तो एक बार ध्यान से समझ लेना कि सामाजिक स्थिरीकरण जो है
ये कहता है कि किसी व्यक्ति या समूह को समाज की अलग अलग वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया जो है सामाजिक स्थिरीकरण होती है। और वहीं जो सीमांतीकरण है, ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है तो उसे सीमांतीकरण कहते हैं। मतलब उसको समाज के जो फैसिलिटीज़ हैं जिसमें सभी लोग शामिल है उससे उसको अलग कर दिया जाए तो ये सीमांतीकरण कहलाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के कोई दो मार्गदर्शक सिद्धांत लिखिए। तो आप दो कोई भी सिद्धांत लिख सकते हैं, जैसे कि सीखने को रटने से मुक्त करना इसका पहला जो एक मार्गदर्शक सिद्धांत था, और उसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना इसका एक सिद्धांत था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, बालिका शिक्षा की दो प्रमुख बाधाएं बताइए। भाई कौन कौन सी रुकावटें पैदा होती हैं या कौन कौन सी बाधाएं हैं बालिकाओं को शिक्षा देने में। तो एक तो गरीबी और आर्थिक समस्या होती है, और हम बता सकते हैं कि सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं जिसमें लैंगिक भेदभाव है, ये भी जो है ये बाधाएं हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया अपव्यय एवं अवरोधन का क्या अर्थ है। तो अपव्यय मतलब होता है कि विद्यालय छोड़ देना, और अवरोधन का मतलब होता है कि एक ही कक्षा में बार बार जो है पढ़ना, यानी कि एक ही कक्षा में रुक जाना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, संस्कृति और शिक्षा के मध्य क्या संबंध है, संक्षिप्त में बताइए। तो शिक्षा संस्कृति के संरक्षण, विकास एवं हस्तांतरण का माध्यम है। संस्कृति शिक्षा को दिशा देती है और शिक्षा संस्कृति को आगे बढ़ाती है। इस तरह से हम इसमें आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, समाज की प्रकृति और प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला जो प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की भूमिका स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वैश्वीकरण के भारतीय शिक्षा पर पड़ने वाले 3 सकारात्मक प्रभाव लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व समझाइए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना के कार्य क्षेत्र क्या हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए कि कौन कौन सी सिफारिशें इसमें प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को जो है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक एक परामर्श दाता और सुविधादाता के रूप में इस कथन की व्याख्या कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाल श्रम के कारण और इसे रोकने के संवैधानिक उपाय बताइए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, सामाजिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका का सविस्तार वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षक एक समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता है, इस कथन के आलोक में शिक्षक के गुणों की विवेचना कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित शैक्षिक आदर्शों और मूल्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, वैश्वीकरण के दौर में शिक्षा के बदलते स्वरूप और चुनौतियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना पर महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार क्या थे, उसका मूल्यांकन करना है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय संस्कृति से आप क्या समझते हैं, स्कूल कल्चर से आप क्या समझते हैं। एक आदर्श विद्यालय वातावरण के निर्माण में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है, उसको स्पष्ट करना है। वंचित एवं अल्पसंख्यक वर्गों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित संस्थाओं के प्रमुख कार्य लिखिए। जैसे कि एनसीईआरटी का बताना है आपको, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के जो है मुख्य कार्य क्या हैं, और राज्य शिक्षा संस्थान यानी एसआईई भोपाल के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अभी ये वीडियो देख करके ये समझ लिया होगा कि आपने कैसी कैसी तैयारी करी है या आपकी तैयारी अभी अधूरी है। आप चाहें तो हमारे नोट्स से भी अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं।
तो जितने भी सब्जेक्ट है उसको एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, उसको 3 से 4 बार हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, तो आपका रिजल्ट जो है 85% आसानी से हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।